एक कर्नल रैंक का अधिकारी अपने एक सैनिक जवान से रिश्वत ले। आप दूसरों को बता रहे हो कि फौजी से भी रिश्वत ले सकता है, फौजी रिश्वत भी ले सकता है, वो भी अपने जवान से। यहां मैं सिपाही को सलूट करता हूं और कर्नल को कंडेम करता हूं। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। सिपाही सही था जिसने अपनी सही ड्यूटी की है, कर्नल गलत था जो जेल तक पहुंच गया। और हमारी सेना पर क्या असर पड़ेगा इसका? ऐसे अधिकारी कलंक है। ये गलती से अफसर बन गए, अफसर बनने लायक नहीं थे, जो अपने ही जवान से रिश्वत ले लेते हैं। अगर कल खुदा न खास्ता पावर में आ गए, देश को लूट लेंगे, मौका मिला तो देश को बेच देंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बार पुनः हमारे साथ हैं नेशनल सुपर पावर इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रण सिंह ढूंढी साहब, और आज हम उनसे बात करेंगे एक ऐसे मसले पर, क्योंकि उनकी पार्टी का मोटो है नेशनल कैरेक्टर एंड पेट्रोटिज्म। और आज का जो हमारा मुद्दा है वही है जो तमाम पेपरों में छाया रहा और अब कोर्ट में भी है, जहां पर एक जवान ने कर्नल साहब को जेल भिजवाया। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। ये सब क्यों हुआ, क्या ये संभव है, इस सब पे चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ये खबरें तो सर आपने भी अखबारों में पढ़ी, पेपरों में पढ़ी, अब तो कोर्ट की भी कॉपी एक मेरे सामने है और मैं चाहूँगा कि ये हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। ये आपने भी खबर पढ़ी होगी कि एक जवान ने बागेश्वर सैनिक वेलफेयर ऑफिसर कर्नल डॉक्टर सुबोध शुक्ला जी को एक जवान की शिकायत पर जेल में गए। क्या एक जवान कर्नल साहब को जेल भिजवा सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। कानून के सामने सब बराबर हैं। भारत के संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड जस्टिस। भारत के राष्ट्रपति, स्टेट के गवर्नर और हाई कमिश्नर्स को छोड़ करके भारत का हर नागरिक कानून के सामने बराबर है। सर, इसमें ये क्या हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, इनका आगे डॉक्टर लगा हुआ है, मेडिकल ऑफिसर क्या जिला वेलफेयर ऑफिसर लगता है क्या? ये मेडिकल ऑफिसर नहीं है, इन्होंने पीएचडी की है और डॉक्टरेट की वजह से डॉक्टर लिखा हुआ है। और ये जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं बागेश्वर के। बागेश्वर एक कुमाऊं मंडल का एक जिला है, उत्तराखंड का जी। ओरिजिनली ये उमरिया के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। जी सर। कैलाश पंत नाम का एक जवान था जी। जिसने कर्नल सुबोध शुक्ला को जेल भेज दिया। कैलाश पंत इन्हीं के यहीं नौकरी करता था, सैनिक कल्याण कार्यालय के अंदर। जी। वो एक नौकरी करता था। इनकी नौकरी 11 महीने की होती है, दे आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ओके सर। और वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है। इवन ऑफिसर्स आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, एवरी ईयर दे गेट एक्सटेंशन और रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो कैलाश पंत को जब नौकरी का टर्मिनेशन होने वाला था तो रिन्यूअल के लिए वो गए अपने अधिकारी के पास। कर्नल सुबोध शुक्ला साहब को कहा कि साहब मुझे और नौकरी करनी है, आप मुझे मेरी नौकरी को एक्सटेंड कर दीजिए। जी। उस एक्सटेंशन के बदले में कर्नल सुबोध शुक्ला ने उनसे रिश्वत मांगी। जवान से मांगे तो 80-90 हजार रुपये थे, लेकिन फिर नेगोशिएट हुआ और नेगोशिएशन होने के बाद में 50,000 रुपये तय हुए। और जिस दिन 50,000 रुपये लिए, उस दिन स्टेट की विजिलेंस टीम उन पर छापा मारा, रंगे हाथ पकड़े गए, वो अरेस्ट हो गए, उन पर एफआईआर हुई, उनका रिमांड हुआ, वो जेल में रहे। और उसके बाद में उनकी वॉइस का सैंपल लेने के लिए वहां की पुलिस देहरादून जब ले जा रही थी, कोर्ट की परमिशन से ले जा रही थी, लेकिन कर्नल सुबोध शुक्ला ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई कि आप उन्हें पेश किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट ने कहा कि वो अपने सरकारी कार्य के वहन में पुलिस उनको ले जा रही है, तो ये रिट उनकी खारिज हो गई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उनकी बेल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन के साथ में हाई कोर्ट उत्तराखंड ने उनकी प्ली डिसमिस कर दी थी। यानी उन्होंने जो कोर्ट में अर्जी दायर की वो रिजेक्ट हो चुकी है। वो जुलाई में रिजेक्ट हो गई थी।
ये जानना चाहेंगे सर कि ये विजिलेंस वाले कैसे पहुंचे वहां पर? देखिए, जो ये सैनिक है कैलाश पंत, ये भी जिला के अंदर नौकरी कर रहा था, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के नीचे। जी और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस भी डीएम के नीचे होती है। जी। एक डिपार्टमेंट अलग है, इसका अलग से डायरेक्टर होता है और अलग से मिनिस्टर होता है। लेकिन जब लोग रिटायर होने के बाद में फौज तक उन्हें बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, थोड़ी सी छुट्टी मिलती है, घर में आए, दूध पिए, मम्मी चाचा ताऊ से मिले, रिश्तेदारों से मिले, छुट्टी 2 महीने पूरे हो गए, वापस चले गए। तो उनकी सेना की ट्रेनिंग और सेना सीमा की सुरक्षा तक सीमित रहते हैं। रिटायर होने के बाद वो खुद जिला कार्यालय अंदर काम कर रहा था, वो बहुत से लोगों से मिलता जुलता था। जब वो पीड़ित हुआ, उसने साथ के लोगों से बताया कि साहब हमसे तो रिश्वत मांग रहा, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह से सब, जिस तरह से बात घूमते हुए गई, तो विजिलेंस अधिकारी के पास में गए। विजिलेंस अधिकारी ने परमिशन ली गवर्नमेंट से और उनको रंगे हाथ ट्रैप किया। उसके बाद में उनके खिलाफ एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में इन्फ्लुएंस ना हो इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं अभी। इट शुड नॉट अपीयर दैट आई एम इंटरफेयरिंग इनटू इन्वेस्टिगेशन। लेकिन उनके मंत्री ने तुरंत सैनिक कल्याण मंत्री ने आदेश दिया और उसको डिस्ट्रिक्ट सैनिक कल्याण अधिकारी से बर्खास्त कर दिया गया, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर। ओके, तो अब क्या हो सकता है इसमें? आप इसका भविष्य इसके क्या बाद देख में रहे हैं? वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोर्ट को और पुलिस को लगता है कि अब ये गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर विद द इन्वेस्टिगेशन, बुलाने पर आएंगे, जांच में सहयोग करेंगे और किसी गवाह के साथ में कोई ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो इनको बेल दी जा सकती है। अब ये मुझे पता नहीं लेटेस्ट बेल मिल गई कि नहीं, मेरे ख्याल से बेल तो मिल गई होगी। लेकिन बेल मिलने से कुछ नहीं होता, वो ट्रैप हो चुके हैं, आवाज़ हो चुकी है, जवान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, वो सब चीज़ें बदल नहीं सकती। सो ही विल बी चार्जशीटेड आफ्टर सम टाइम इफ एविडेंसेस आर कल्मिनेटिंग अगेंस्ट हिम। और अगर वो चार्जशीट होता है तो उसके बाद में उसको दोबारा से बेल लेनी पड़ेगी। किसी बेल का महत्व, इंट्री, दिस इज इंटरिम बेल। इंटरिम बेल सिर्फ इतने पीरियड के लिए जब तक जांच ना हो। अगर वो जांच में निर्दोष पाए जाते हैं, केस क्लोज हो जाएगा। उस क्लोजर को अगर मजिस्ट्रेट मान लेता है, वो छूट जाएंगे। और अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो चार्जशीट होंगे, बेल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, उनको दोबारा से ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो क्या ऐसी संभावना है कि वो इस केस में कुछ ना हो और ये फ्रेम जो किया है वो फेक हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, इसमें 2 पक्ष हैं। जिस आदमी को पकड़ा गया है या जिस पे कोई लांछन है या अक्यूज्ड है एफआईआर, वो हमेशा ये कहता है कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे गलत फंसाया गया। और जिस आदमी ने शिकायत की है, जो कंप्लेनेंट है, वो हमेशा ये कहता है कि इन्होंने अपराध किया है। ये जांच का विषय है। लेकिन जिस ढंग से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर उनके यहाँ से रिकवरी हुई है, विजिलेंस टीम को अवार्ड दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और विजिलेंस टीम की छापेमारी में 50,000 रंगे हाथ पकड़ते उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और तुरंत उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया। ये सब बातें ये सिद्ध करती हैं कि उन्होंने अपराध किया है। और ऐसी स्थिति में अगर ट्रायल में यही बयान आते हैं कि साहब आवाज़ उन्हीं की थी, रंगे हाथ पकड़े गए वो यही शुक्ला जी हैं, ये जवान वही हैं जहाँ बागेश्वर जिला के अंदर नौकरी करता था, शुक्ला जी उनके बॉस थे, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी थे, शुक्ला जी वहीं गेस्ट हाउस में रह रहे थे और वहीं पर उन्होंने पैसा मंगाया और वो पैसा लेते हुए पकड़े गए। तो यदि एविडेंस उनके खिलाफ है तो उनका कन्विक्शन होगा, और एविडेंस अगर नहीं है तो छूट जाएंगे। छूटने के भी 3 तरीके होते हैं। एक तो एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, एक वो निर्दोष पाए गए, एक उनको फॉल्स इम्प्लीकेशन किया गया। तो अगर छूट जाते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं छूटते हैं तो फिर उनका कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन में भी उनके पास में 3 ऑप्शन है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। वो पार्डन रिमिशन के लिए भी गवर्नर और प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ट्रायल के ऊपर और क्या एविडेंस उस टाइम पर आते हैं। आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी है और आपका मोटो है नेशनल कैरेक्टर इन पेट्रोटिज्म। आप अपनी पार्टी के एंगल से इस केस को किस तरीके से देखते हो? मैं बहुत चिंतित हूँ। एक कर्नल रैंक का अधिकारी अपने एक सैनिक जवान से रिश्वत ले, इसीलिए मेरी पार्टी का पहला जो मोटो है, मैनिफेस्टो है, वो है नेशनल कैरेक्टर इन पेट्रियोटिज्म। अगर हमारा नेशनल कैरेक्टर उत्तम कोटि का होगा तो वी विल रेस्पेक्ट अदर्स, और जब हम किसी का सम्मान करेंगे, ना उससे रिश्वत ले सकते, ना उसको झूठा फंसा सकते, ना उसके साथ लड़ाई फसाद कर सकते,
आप उनसे लड़ेंगे नहीं, पुलिस की ज़रूरत नहीं है, पुलिस की ज़रूरत नहीं है तो जेल की ज़रूरत नहीं है, तो कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वकील की ज़रूरत नहीं है। हमारा बहुत सा समय बच जाएगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और राष्ट्रहित के अंदर लगाएगा, जिससे हमारे राष्ट्र का विकास हो। मैं इन्हीं चीज़ों से चिंतित था। और आपने देखा होगा कि पहले मैंने सबसे पहले जो बच्चे अग्निवीर हैं और उनको कुछ परसेंटेज फौज में रख करके बाकी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, सबसे पहले हमने सरकार से गुहार लगाई कि उनको बाहर निकालने के बजाय वो ट्रेंड मैन पावर उनको पैरामिलिट्री में यूज करो, तो पैरामिलिट्री का स्टैंडर्ड सुधरेगा। फिर हमने जैसे जवान को भी कहा कि उनको भी जब रिटायरमेंट किया जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में भेज दो, जैसे कि 60 साल तक रहे। सेम वे फॉर ऑफिसर्स के लिए भी हमने कहा कि नो ऑफिसर्स शुड रिटायर बिफोर 60 ईयर्स। अगर यही सुबोध शुक्ला जी, जिनकी नौकरी अभी 60 साल तक रीएम्प्लॉयमेंट चल रही है, ये 60 साल में ही रिटायर होते तो ना सुबोध शुक्ला बागेश्वर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी होता, ना कैलाश पंत वहां पर होता, ना रिश्वत मांगी जाती, ना ये एक्सटेंशन मांगते, ना ये रिश्वत लेते, ना ये पकड़े जाते, और ना ये फौज की बेइज्जती कराते। इस देश का आखिरी हथियार है फौज, और अगर फौज भी इस तरह से अपने लोगों से अगर रिश्वत लेगी, देन द गॉड सेव दिस कंट्री। बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसे अधिकारी कलंक है। ये गलती से अफसर बन गए, अफसर बनने लायक नहीं थे, जो अपने ही जवान से रिश्वत ले लेते हैं। अगर ये कल खुदा न खास्ता पावर में आ गए, देश को लूट लेंगे, मौका मिला तो देश को बेच देंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहां मैं सिपाही को सल्यूट करता हूं और कर्नल को कंडेम करता हूं। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। सिपाही सही था जिसने अपनी सही ड्यूटी की है, कर्नल गलत था जो जेल तक पहुंच गया। और हमारी सेना पर क्या असर पड़ेगा इसका? आप दूसरों को बता रहे हो कि फौजी से भी रिश्वत ले सकता है, फौजी रिश्वत भी ले सकता है, वो भी अपने जवान से, वो भी अपने जवान से। तो ये तो इसका पूरे राष्ट्र पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, पूरी सेना पर पड़ेगा, मनोबल कम होगा। और जो हम सेना तान के बाहर कहते हैं कि वी आर सोल्जर्स, अब वो लोग, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो चौराहे पे खड़े होकर पैसे ले लेते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनमें फौज में क्या फर्क रह जाएगा? फिर फौज तो डिसिप्लिन, अनुशासन और देशभक्ति के लिए जानी जाती है। जानी भी जाती है भी जी। लेकिन अगर एक आदमी गलत है तो उसकी वजह से पूरी फौज को गलत नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस केस को फौज से ना जोड़ा जाए, क्योंकि अगर इस केस को फौज से जोड़ते हो तो पूरी फौज खराब होगी, पूरी फौज खराब होगी तो पूरा देश के मोराल पर असर पड़ेगा, हमारे देश पे मोराल असर पड़ेगा तो दुश्मन हम पर हावी होगा। सदियों से हम गुलाम रहे और फिर उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए एक गलत आदमी ने गलती की और जेल चला गया, इसका सेना पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए हमने पार्टी बनाई नेशनल कैरेक्टर पेट्रियटिज्म। हमारा नेशनल कैरेक्टर उच्च कोटि का होना चाहिए। हमारी राष्ट्रभक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जब शासन प्रशासन फेल हो जाता है, पुलिस फेल हो जाती है, सेना आती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। विषम परिस्थितियों से भी निकाल के देश को ले जाती है। हर सिचुएशन में सेना आखिर में वही काम आती है। अभी भी ले जा रही है, आगे भी ले जाएगी। किसी एक आदमी की गलती को पूरी सेना पर ना देखा जाए, लेकिन उस जवान का मैं सलाम करना चाहता हूं जिसने भ्रष्ट अधिकारी को जेल भेज दिया। इसी तरह से हर हिंदुस्तानी अगर अपना नेशनल कैरेक्टर हाई रखे और गलत को गलत कहे तो इस देश को सुधरने में कोई देर नहीं लगेगी। तो सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और बड़े ही बेबाकी से अपने विचार रखे। राष्ट्र हित में जो हो सकता था, जो बेस्ट हो सकता था, वो आपने विचार रखे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं विराम देंगे। और इस तरह के, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़े हुए मसले हों, अगर उनका क्रिटिकल एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी तो हमको फिर आपको याद करेंगे। आपने जो अपना बहुमूल्य समय देके ये विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जय हिंद, जय भारत।